नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो कि यूट्यूब में किसी ने नहीं स्टार्ट किया होगा, ये हम लोग मतलब डीएनएस की टीम आपके साथ स्टार्ट करने जा रही है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्टिंग हो गया है और इसमें मैथमेटिक्स और के अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिक्स है, ये सभी चीजें अब स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स ये है। आप हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं जो क्योंकि अभी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे भी कई जगह यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे। ठीक है, मुझसे वो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर हूं। मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। ठीक है, और मैं आपको मैथमेटिक्स का स्टडी कराऊंगा। और जो भी आपके बीएससी मैथमेटिक्स में हैं, जितने भी यूनिट हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जितने भी यूनिट हैं वो सारे यूनिट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये पहली बार नहीं है बीएससी मैथमेटिक्स का। इसके पहले भी हम लोगों ने स्टार्टिंग किया ही है। ये हम लोग का कई बार हो चुका है, मतलब 2 से 3 बार हो गया है। यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करेंगे तो आप पहली बार नहीं है। ठीक है, मैं इतना आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहले हमसे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, उनके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। वो हमें देख के बहुत अच्छा लगा, उनके रिव्यू भी बहुत अच्छे आए हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि वो ट्रस्ट करें, डीएनएस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करें और जुड़े। ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ, हम सही जगह पे आए हैं और जितनी भी चीजें हमको पढ़ाई जाएंगी वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक होगी, हमारे टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंसी। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में टोटल 8 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट हैं। उस 8 यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 4 यूनिट आता है, पार्ट बी में आपके 4 यूनिट आते हैं। तो टोटल कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट हो गया। और जो हम स्टार्ट करेंगे आज, आपका पार्ट ए स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपका 2 टॉपिक आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस भी आता है, सीरीज भी आता है और उसकी कन्वर्जेंसी भी आता है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये यूनिट जो हमने स्टार्ट किया है, क्या इसका किसी पहले से जो हमने पहले पढ़ा है उससे लिंक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में आपने चैप्टर पढ़ा था, वो है सीक्वेंस और सीरीज पढ़ा था। तो वही चीज यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा। वहां पे आपने सीक्वेंस पढ़ा था, तो सीक्वेंस में आपने हरात्मक पढ़ा था, याद होगा, समांतर पढ़ा था, गुणोत्तर पढ़ा था, याद है ना? तो वही चीज यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसका एक्स्ट्रा वर्जन मिलेगा। आपको सोचिए, अगर वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा तो इसका मतलब क्या था? 11th और ग्रेजुएशन में कोई डिफरेंस रह जाएगा? कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो जो टॉपिक ये है उससे लिंक तो रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के रहेगा। अब वो क्या चीजें ऊपर उठ के रहेगा, क्या नई चीजें आपको मिलेगा, जब आप हमको पूरी यहाँ पे देखेंगे, हम आपको कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है ना? तो हमारे टॉपिक का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, सीक्वेंस है एंड इट्स अ कन्वर्जेंसी है। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप खुद बताइए? श्रेणी नाम सुने हैं? श्रेणी नाम सुने हैं? तो श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, क्रम जिसको बोलते हैं, अनुक्रम, अनुक्रम कह सकते हैं। सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम पढ़ा होगा आपने, आप क्लास 11th में आपने, ऐसा तो है नहीं ग्रेजुएशन में आके तो बिना क्लास 11 पास करके चले आए, नहीं ना, पढ़े तो होंगे ही। तो वहां पे आपने अनुक्रम और श्रेणी एक चैप्टर था, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रेजुएशन के जब आप ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट होंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के भी हैं और कई सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के लिए, उनके लिए तो थोड़ी राहत है, लेकिन जो यूपी बोर्ड के लिए, उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि वो हिंदी से पढ़ के आते हैं और ग्रेजुएशन में जब जाते हैं तो पूरा इंग्लिश हो जाता है। और आप देख रहे हैं पूरा बुक जो होता है पूरा इंग्लिश में होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा। आपका बुक भले ही इंग्लिश में हो, सब कुछ इंग्लिश में हो, टीचर भी क्लास में जो पढ़ाएगा आपको वो भी इंग्लिश में बोल के चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी भाषा में, जिस भाषा में आप समझते हैं वो भाषा आपको यहाँ पे मिलेगा।
उस भाषा में आपको समझाया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब दोनों लैंग्वेज चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। जगह जगह पे हिंदी भी मुझे अगर लिखना होगा तो मैं लिखता भी रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है, कोशिश करिए कि इंग्लिश में धीरे धीरे अपने आप को बनाइए। शुरू में आपको दिक्कत होगा, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं पूरी तरीके से जो भी आपको चीजें समझ में आ रही है, जिस लैंग्वेज में आप समझ पाते हैं वही लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे, ए टू जेड समझाएंगे। और मैथमेटिक्स की इंग्लिश उतनी टफ नहीं होती है जितनी की इंग्लिश ग्रामर होती है। यहाँ पे ग्रामर नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको समझ जाना है और अपनी लैंग्वेज को लिख देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैं भी डिग्री कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ और मेरे सामने भी बच्चे एकदम फ्रेशर आते हैं और मैंने देखा है कि वो किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो मुझे यहाँ पे भी पता है कि आप किस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, ठीक है? तो वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि हम किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? चलिए जुड़ चलते हैं, आइए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे एक बात देख लीजिएगा क्या है इसमें चीजें हैं। और मैं एक बात और भी बता दूं, ये बच्चे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे मुझसे लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ठीक है? एक बार सभी लोग, हाँ बिल्कुल, संदीप पटेल हमसे जुड़े हुए हैं और भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना नाम अगर मेंशन कर दे तो मैं फटाफट उनका नाम ले लूं और फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करें, ठीक है? चलिए वैसे भी सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्या है सीक्वेंस और कौन सी चीजें हैं और कौन सी बातें हैं, वो सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन है, जो आप डेफिनेशन क्या है, किसकी है, रियल सीक्वेंस का डेफिनेशन है। तो आप ये देखेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, रियल सीक्वेंस किसे कहते हैं। आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टाइपिंग मैं इसलिए लेकर आया हूं जिससे कि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। क्योंकि जब हम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, सोल्यूशन नहीं, बस थ्योरी में जो डेफिनेशन होते हैं वो मैं आपको लिख कर आ रहा हूँ कि जिससे आपका भी समय बचे और मेरा भी आपको समय बचे। हाँ, लिखने से अच्छा यह है कि मैं आपको जितने समय में मैं लिखूंगा उतने समय में मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूं। ये इसीलिए मैं यहाँ पे टाइपिंग करवा के लेकर आया हूं, ठीक है? देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, लेट एन क्या है, मेंशन क्या है, विद द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है? एन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या सुने हैं आप? वास्तविक संख्याओं का नाम सुना है आपने, ठीक है? परिमेय संख्या का नाम सुना है आपने? ये जो आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है जिसमें जीरो नहीं आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद के नंबर शुरू होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट एन, क्या बोल रहा है भाई, आप देख सकते हैं, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए एन क्या है आपका, एन जो है वो क्या है, आप देख सकते हैं एन क्या है यहाँ पे, ठीक है? एन है आपका सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड एस बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर। एस हमारा क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर का क्या है, सेट है, सबसेट है। अब सवाल ये उठता है कि रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है? तो वास्तविक संख्या मतलब जिसमें सभी संख्याएं, सभी संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं ना जिनको आप जानते हैं वो सभी संख्या 1/2, 1/3, रूट में पाई, ये सभी संख्याएं इसमें आती हैं, ठीक है? वास्तविक संख्या में। अब बोल क्या रहा है, देन अ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होता है इन एस इज इन अ मैपिंग, वो क्या होता है, इज होगा, यहाँ पे आप इज कर लीजिएगा, इज मैपिंग, वो क्या होता है, मैपिंग होता है। मतलब जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, मैपिंग होता है। सीक्वेंस क्या होता है भाई, सीक्वेंस जो होता है वो मैपिंग होता है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो है वो आपका मैपिंग है। क्लियर है? जो सीक्वेंस है वो मैपिंग है, जी बिल्कुल, ठीक है ना? जी देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, सबीर ब्लॉक बोले हैं कि सर आप एमजी के बीपी का सिलेबस पढ़ाएंगे, और हिमांशु सैनी है, हिमांशु सैनी प्रेजेंट सर, जी बिल्कुल हिमांशु सैनी है, सुबह सैनी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे वो आपके एमजी के बीपी हुआ, यूपी कॉलेज हुआ, एमजी के बीपी से रिलेटेड जितने भी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में ये सभी सिलेबस है। पूर्वांचल के लिए भी काम करेगा, ठीक है? जौनपुर डीडी कॉलेज के लिए है और डीडीयू के लिए भी काम करेगा। जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे ये टॉपिक आता है उन सभी के लिए काम करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जितनी भी सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूँ सभी के लिए है, आप इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मैपिंग है। क्या है? एक मैपिंग है सच दैट, मैपिंग मतलब फंक्शन होता है, फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा है, एन दे रहे हैं एक्शन, एफ
f जो डिफाइन है वो n कमा x मतलब ऑर्डर पेयर में डिफाइन किया गया है। जैसे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो x1 होगा, 2 डालेंगे तो x2, 3 डालेंगे तो x3 डालेंगे, 3 n डालेंगे तो ये जो होता है इस तरह से जो चीजें बन रही हैं। और यहां से देखिए क्या बोला, वेयर x1 x2 डॉट डॉट xn आर रियल नंबर्स। समझ रहे हैं, x1 x2 डॉट डॉट xn क्या है, ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या बोला, द सेट x1 x2 डॉट डॉट xn डॉट डॉट xn डॉट डॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रेंज ऑफ f, ये रेंज है, लिस्टेड इन करस्पॉन्डिंग ऑर्डर टू n इज अ सीक्वेंस। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ये डोमेन होता है। क्या होता है आपको ये पता है, जैसे ये जो n होता है ये क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन और रेंज का नाम सुना है ना आपने, डोमेन और रेंज का नाम सुना है कि नहीं होता है, डोमेन और रेंज का नाम सुना है। तो ये जो n होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा आपको याद होगा, मतलब फंक्शन की अगर बात कर रहा है तो हम ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और यहाँ f होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है 2 होता है डॉट डॉट, ये होता है कि नहीं। एक करस्पॉन्डिंग जो आते हैं, मान लीजिए f ऑफ मतलब जो x1 आते हैं, क्या आते हैं, मान लीजिए x1 आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, x3 जा रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आते हैं ये इधर डोमेन होता है, ये जो आ रहे हैं रेंज आ रहा है, और इधर ही हमारा क्या होता है, कोडोमेन भी होता है। समझ में आया। रेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, परास बोलते हैं, आप ये कह सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। शिवांश पांडे पूछ रहे सर थर्ड सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा। बेटा स्टार्ट हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर का कहीं से स्टार्ट हो चुका है। आप इसी प्ले स्टोर पे देखिएगा, आपको थर्ड सेमेस्टर भी मिलेगा, आप देखिए जाकर वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या चाहता है, आप इसको समझिए। ये फंक्शन है, एफ क्या है, फंक्शन है। आप सीक्वेंस का डिफिनेशन चाहते हैं ना, सीक्वेंस मतलब होता है क्या है, और जो भी रेंज होता है, रेंज को आप सेट में लिख दो। जो भी रेंज होता है, जो भी फंक्शन है उसके रेंज को आप सेट में लिख दो, वही हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल है। एंड द नंबर्स x1 x2 डॉट डॉट xn आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हियर xn इज द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। xn क्या होता है, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस होता है। आप इसको एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने डिफाइन किया कि आप इसको देखिएगा। ठीक है, मैंने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, f ऑफ n इज इक्वल टू 1 by n। मैंने ये डिफाइन किया, f ऑफ n इज इक्वल टू क्या मैंने डिफाइन किया, 1 by n डिफाइन किया। मतलब n की वैल्यू मैंने क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, तो क्या मिलेगा, 1 by 1 मिलेगा। f ऑफ 1 की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 by 2 मिलेगा। f ऑफ यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे तो कितना डालेंगे, 1 by 3। यहाँ क्या डालेंगे, 4 डालेंगे कितना मिलेगा, 1 by 4 मिलेगा। यहाँ डालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 by क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि f ऑफ 1 डालेंगे क्यों। अच्छा एक बात बताइए, n क्या है, यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस टाइप से नंबर आते हैं। तो आप जो भी डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे तो 1 by 1 होगा, 2 डालेंगे तो 1 by 2 होगा, 3 डालेंगे तो 1 by 3 होगा, 4 डालेंगे तो 1 by 4, 5 डालेंगे तो 1 by 5। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो ये रेंज आ रहा है इसी को आप सेट में लिख दो। जैसे मैंने लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा, 1 by 1 डाला, 1 by 1 तो 1 होता है, फिर 1 by 2 होगा, फिर 1 by 3 होगा, फिर क्या होगा, 1 by 4 होगा, इस तरह से मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नोन एज सीक्वेंस। मतलब जो भी रेंज होता है ना, रेंज को हम सेट में डाल देते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए शिवांश पांडे, मैं आपको बता दूं सर लाप्लास के बाद इनवर्स लाप्लास कब स्टार्ट होगा। शिवांश मैं आपको बता दूं, इसी क्लास के बाद हमारा लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट होगा। आप जुड़े रहिएगा, इसी के बाद हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप रुक जाइए, अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, उनकी हमें क्लासेस बता दीजिए। ठीक है, यहाँ से जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मुझे बताना है कि ये हम सीक्वेंस का डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। क्या आपको सीक्वेंस का डिफिनेशन समझ में आया, क्या आपको सीक्वेंस का डिफिनेशन समझ में, सीक्वेंस किसे कहते हैं। आप फिर से देखिए, मैंने क्या बताया, सीक्वेंस क्या होता है, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन क्या है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, और एस हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर्स है। एस हमारा क्या है, विद द सेट ऑफ एनी रियल नंबर्स। रियल नंबर को कोई भी सबसेट ले रहे हैं आप, और देन अ मैपिंग डिफाइन करें एफ एन से एस, एक मैपिंग डिफाइन करें एन से एस। ठीक है, सच दैट
एफ को कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला रेंज आता है। आप देख सकते हैं इधर n है और इधर क्या है, xn है। n मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह डालेंगे। 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, x1। यहाँ 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा 2, यहाँ से x2 मिलेगा। यहाँ 3 डालेंगे यहाँ x3 होगा, डॉट 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 यहाँ n डालेंगे तो xn मिलेगा। इस तरह का ये बनेगा f। समझ रहे हैं, वेयर x1 x2 डॉट डॉट xn आर रियल नंबर। x1 x2 क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। समझ रहे हैं। और यहाँ से बोला द सेट x1, x2 आर एलिमेंट्स ऑफ द रेंज। ये क्या है, ये x1 x2 जो होते हैं ये क्या है, ये रेंज है, एलिमेंट ये रेंज है। और इनको मैंने एक सेट बना लिया और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं क्या है, सीक्वेंस है। समझ रहे हैं, माने कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के रेंज को अगर आपने एक सेट बना लिया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि हमारा सीक्वेंस है। एक एग्जांपल आपके सामने और लेकर आते हैं, आप इसको समझिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेकर आ रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन डिफाइन है n से s पे डिफाइन है, ठीक है। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, n की वैल्यू यहाँ तो n ही रहेगा। यहाँ मैंने डाला 1 बाई, ठीक है, 1 प्लस मैंने डाला यहाँ से 1 अपॉन n स्क्वायर। मैंने ये डाला 1 अपॉन क्या डाला, n स्क्वायर। मैंने क्या डाला, 1 अपॉन n स्क्वायर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा बताइए सीक्वेंस क्या है, तो जो भी इसका रेंज आएगा, जो भी इसका रेंज आएगा, n बराबर क्या डालेंगे, मुझे जल्दी से टाइप करके बताइए, n बराबर क्या डालेंगे। देखिए n बराबर क्या डालेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। हैकर पूछ रहे सर डीडीयू का भी सिलेबस है क्या, बिल्कुल डीडीयू में भी, डीडीयू मतलब समझ रहे हैं ना, गोरखपुर में भी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय में भी यही सिलेबस है। सिलेबस केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी का चेंज हुआ है, डीडीयू का और जौनपुर टीडी कॉलेज का, एमजी बीपी का, ये सारे सिलेबस सेम है। तो ये सभी के लिए काम करेगा, केवल लखनऊ के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, उनके लिए मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। उनके लिए परेशान नहीं होना, उनके लिए अलग से होगा। और सभी का यही सिलेबस, आप देख लीजिए आपके सिलेबस में मैच करेगा। जो बच्चे डीडीयू सबसे पूछा हुआ है, हिमांशु सोनू हमसे, हैकर हमसे पूछ रहे हैं, वो अपने सिलेबस में देखें, उनका पहला यूनिट है यही टॉपिक है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या डाला, f(1) डाला, क्या डाला, f(1), तो 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 1/1 मिलेगा। f(2) डालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 1/2 स्क्वायर मिलेगा। 1/2 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 4 होता है। 1 यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, इधर बताइए 1 क्या डालेंगे, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 1/9 होता है। f(4) करेंगे तो क्या डालेंगे, 1 क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर, 1 कितना होता है, 16 होता है। तो कहने का मतलब इस तरह की चीजें आपको मिलेगा। अब ये देखिए रेंज है, रेंज क्या है, यही तो आया है ना, 1/1 रेंज है, 1/4 क्या रेंज है, 1/9 क्या रेंज है, 1/16 क्या रेंज है। तो इनका रेंज सेट जो हम बनाएंगे वही सीक्वेंस होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे, मैंने एक सेट बनाया, क्या बनाया, रेंज सेट कह लीजिए। जो रेंज सेट होता है ना, जो रेंज सेट होता है, अगर रेंज सेट की बात कर रहा है, रेंज सेट की बात कर रहा है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1/9 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1/16 मिलेगा। इस टाइप का एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता है क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द सीक्वेंस। यही हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है, यही हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। यही हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्लियर है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी उसका रेंज आता है उसको रेंज को हम सेट में डाल देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, सीक्वेंस हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये क्लियर है, सभी लोग जल्दी से बताएं, क्या ये क्लियर है। सीक्वेंस का डिफिनेशन क्लियर हुआ, सीक्वेंस का डिफिनेशन आपको समझ में आया। सीक्वेंस कुछ नहीं, तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। ध्यान से सुनिए, सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो भी इसका रेंज आता है उसको रेंज को हम एक सेट में डाल देते हैं, उसी को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखिए वही लिखा हुआ है। देखिए सीक्वेंस क्या बोला है, सीक्वेंस इन एस इज अ मैपिंग। सीक्वेंस क्या होता है, एक मैपिंग होता है। सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। x1 क्या है, x2 क्या, x3 क्या, xn क्या, ये क्या है, ये जो है उसका रेंज है। तो जो भी रेंज आएगा उसको हम सेट में डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, शिवांश पांडे पूछ रहे सर रोज इसी तरीके से क्लास, लाइव क्लास रहेगी क्या, बिल्कुल नहीं, इसी तरीके से लाइव क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। आपको लास्ट में, मैं आपको सब कुछ लास्ट में बताऊंगा, आप लास्ट में देखिएगा। अभी जो टॉपिक चला उस टॉपिक पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए और उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी तरीके से सारी क्लासेस लाइव नहीं चलेंगी, ठीक है, क्योंकि और सारी चीजें नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ में आया।
क्लियर है? ये सब चीजें समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस आप बताएंगे फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन होता है। सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन होता है। याद रहेगा फलन होता है, फलन। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। मेरी लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? जो बच्चे अगर यूपी बोर्ड से आए हैं, जो हिंदी से पढ़ के आए हैं, क्या वो ये समझ पा रहे हैं? क्या उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? सीक्वेंस मतलब अनुक्रम होता है, और अनुक्रम समझ में आ रहा है? लेकिन इसको हम जो सीक्वेंस की जो बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ होता नहीं है, अनुक्रम मतलब इसको फलन बोलते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? फलन होता है। सीक्वेंस क्या होता है? फलन होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? जो भी इसके रेंज आ रहे हैं उनको एक सेट में डाल दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस एक फलन भी होता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये x1 x2 डॉट डॉट xn है क्या? x1 x2 ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? सीक्वेंस के एलिमेंट है। x1 x2 डॉट डॉट xn क्या है? सीक्वेंस के एलिमेंट है। और xn क्या है? सीक्वेंस का nth टर्म है। सीक्वेंस का क्या है? nth टर्म है। क्लियर है? शिवांश पांडे और भी जितने लोग हैं सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? सीक्वेंस का क्या है? ये nth टर्म है। ठीक है, तो ये था आपके सामने डेफिनेशन था जो कि मैंने आपको बताया, और इस क्वेश्चन की हेल्प से आप ये समझ सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, द सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा आगे उसे में नोट करके, द सीक्वेंस whose nth टर्म इज xn। ठीक है, और एक ऐसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म हमको पता है कि वो xn है। अगर हमको पता चल गया कि उसका nth टर्म क्या है? xn है, एक्शन ही तो nth टर्म होता है, तो उसको फिर कैसे लिखेंगे? आप उसको बहुत ही शॉर्ट में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने ये बताया कि चलो ठीक है, हम x1 भी लिखेंगे, x2 भी लिखेंगे, x3 लिखेंगे, डॉट 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 xn भी लिखेंगे ना, लेकिन इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है ना, क्या सीक्वेंस को हम और छोटा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसको हम और छोटा भी लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्शन जो कि इसने डिफाइन किया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा लिखने से अच्छा यह है कि आप इतना छोटा लिख लीजिए। समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। इन अदर वर्ड्स, अ सीक्वेंस इन अ सेट एस इज अ रूल व्हिच असाइन टू ईच नेचुरल नंबर टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ एस। इसका मतलब ये होता है कि सीक्वेंस क्या होता है? एक रूल होता है। सीक्वेंस क्या होता है? एक रूल होता है जो कि नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट को सेट एस के एक एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराता है, एक एलिमेंट पे मैप कराता है। समझ रहे हैं? मतलब ये वर्ड करा जाता है कि ये मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एस है, और ये हमारा क्या है? एन है, और ये क्या है? हमारा एफ है। तो ये रूल है, ये रूल, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से इसमें आएंगे एन में। तो 1 किस पे मैप करेगा, 2 किस पे मैप करेगा, 3 किस पे मैप करेगा, 4 किस पे मैप करेगा, 5 किस पे मैप करेगा, ये कौन बताएगा? ये सीक्वेंस ही बताता है। सीक्वेंस क्या होता है? एक रूल होता है। सीक्वेंस होता है एक रूल होता है जिसकी हेल्प से हम नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट को सेट के एलिमेंट पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सेट के एलिमेंट पे हम क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। जैसे अब देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने डाले गए हैं, कुछ एग्जांपल आपके सामने डाले गए हैं। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? जल्दी से मुझे टाइप करें, जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं वो टाइप करें, क्या है उनको ये बात समझ में आया? मेरी बात क्या ये समझ में आया? अभी तक जितना मैंने उनको समझाया क्या वो समझ में आया? क्या किसी को कोई डाउट है? शिवांश पांडे, हैकर और जितने भी लोग हैं वो मुझे बताएं, क्या उनको समझ में आया? और सफायर ब्लॉग ये समझ में आया? संदीप है कि नहीं है? क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस का कुछ एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/n। अच्छा बताइए, अभी मैंने एक नोटेशन यूज किया है कि नहीं? नोटेशन यूज किया है कि नहीं बताइए? आगे ये डिफाइन किया गया है, देखिए सिंबल यूज किए हैं कि नहीं? तो यहाँ पे एक्शन है और यहाँ पे क्या है? 1/n है ना? 1/n है ना? तो एक्शन के जगह पे ही तो 1/n डाला है, तो 1/n है, एक्शन बराबर 1/n है, nth टर्म है ये, nth टर्म। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? 1/n है। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? 1/n है। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? 1/n है। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? 1/n है। अच्छा, n की वैल्यू अपने से आप 1 2 3 रखिएगा। क्या रखिएगा? 1 2 3। 1 2 3 ही क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 के बाद 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, लेकिन 1 से सीधे 2 पे चले गए हैं, 2 से सीधे 3 पे चले गए। क्यों? जबकि 2 और 3 के बीच में कई सारे नंबर हैं, तो वो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको पता है जो सीक्वेंस जो डिफाइन किया जाता है, ये एक फंक्शन होता है, फंक्शन में, फंक्शन के डोमेन में नेचुरल नंबर ही होता है, तो नेचुरल नंबर में 1 के बाद 1.2 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम सीधे 1 से 2 पे जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 ही आता है।
इसलिए पॉइंट नहीं लेते यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/1 आएगा, n बराबर 2 लेंगे तो क्या लेंगे 1/2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे तो क्या लेंगे 1/3 लेंगे, ऐसे डॉट 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 1/n। तो सीक्वेंस को इतना छोटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इतने बड़े से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनुक्रम को हम इतने छोटे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इतने बड़े से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतने छोटे इतने बड़े से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए रन कराइए, यहाँ पे भी रन कराइए। आप n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे 1 डालेंगे, क्या डालेंगे 1। तो जब यहाँ 1 डालेंगे तो पावर देखिए क्या है, जब आप 1 डालेंगे तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 की वैल्यू कितना होता है, माइनस होती है कि नहीं, तो -1 आएगा। और नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो -1/1 तो -1 ही आता है ना, इसलिए देखिए -1 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए -1 की पावर, अब n बराबर 2 डालिएगा तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब -1 का होल स्क्वायर होगा तो +1 होता है ना, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो +1 होता है। तो प्लस होगा बटे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 1 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। प्लस समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए -1, अब n बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो -1 की पावर 3। अब देखिए इसको आप लिखेंगे ना -1 की पावर क्या लिखेंगे 3 बटे क्या लिखेंगे 3, तो -1 को 3 बार गुणा करिएगा तो भी -1 ही आएगा ना। अब बटे क्या लिखेंगे 3, तो -1/3 आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं n बराबर जब 4 रखेंगे तो -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 क्या होता है प्लस होता है, तो 1 बाई कितना मिलेगा 4। तो आप देख सकते हैं अल्टरनेट आ रहा है, माइनस भी आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे से वो आता है। और ये भी 1 आता है फिर 1/2 फिर 1/3 1/4 आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। अंजलि तिवारी जी आपका वेलकम है, सभी लोगों का वेलकम है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है जी, ठीक है। अब ये देखिए ये सीक्वेंस का ये कैसे बना दिया गया, ये सीक्वेंस का nth टर्म है, ये सीक्वेंस का क्या nth टर्म। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, n बराबर आप क्या डालिए 1 डालिए, क्या डालिए 1, n बराबर क्या डालिए 1 डालिए, ठीक है। तो 1 डालेंगे तो ऊपर 1 होगा और नीचे क्या मिलेगा 1 + 1। आप खुद देखिए ना, आप देखिए खुद ही, n बराबर 1 डालेंगे तो ऊपर 1 डालेंगे, नीचे क्या मिलेगा 1 + 1 डालेंगे, फिर n बराबर 2 डालेंगे, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे क्या लिखेंगे 2 + 1 डालेंगे। n बराबर 3 डालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे 3 और नीचे क्या लिखेंगे n 3 + 1 डालेंगे। सॉल्व करिए इसको, 1/2 नहीं मिलेगा, देखिए 1/2 लिखा हुआ है ये। इसको सर 2/3 नहीं मिलेगा, देखिए 2/3 लिखा हुआ है, देखिए 3/4 है तो 3/4। कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या आपको ये समझ में आया, इससे ये कैसे आ गया वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी सीक्वेंस होगा जी, जब भी सीक्वेंस होगा तो n की वैल्यू आप 1 2 3 4 यही लेंगे और अपने से लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंस में जो डोमेन होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। ये बात समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आया जी, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। समझ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। जितने भी देखिए ये हैकर 250 बोल रहे हैं कि सर पेपर पैटर्न पर वीडियो बनाइए सर डीडी यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाते हैं, आप निश्चिंत रहें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछली बार जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का हमसे जो पढ़े हैं 9.8.5 के करीब वो सीजीपीए लेकर आए हुए हैं, ठीक है। आपको बस जुड़ना है और जुड़ के पूरी मैथमेटिक्स आप देखिएगा, पूरी मैथमेटिक्स का जो निचोड़ होगा वो आपके सामने रहेगा, एक एक चीज आपको समझाएंगे। बस आपको थोड़ा एक बार समय दीजिए और देखने का प्रयास करिए, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से नहीं बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी देखिए, आपके साथ भी सारी चीजें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको समझ में आया, क्या ये चीजें आपको क्लियर हुआ। इस तरह का एग्जांपल आप सीक्वेंस की डेफिनेशन जब आएगा तो क्या आप लिख पाएंगे, सीक्वेंस का मतलब होता है क्या, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, ठीक है। और उसको हम लिखते कैसे हैं, अच्छा उसका डोमेन क्या होता है, n होता है, और कहाँ डिफाइन होता है, कोई भी सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है। और वो कैसे डिफाइन होता है, f ऑफ n बराबर xn, मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, तो सीक्वेंस का डेफिनेशन समझ में आया। अब जो सीक्वेंस होता है वो हमारा बाउंडेड भी होता है और सीक्वेंस हमारा बाउंडेड नहीं भी होता है। तो जब बाउंडेड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ। बाउंडेड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, मतलब इधर से भी बंद रहेगा, उसी के बीच में रहेगा। बाउंडेड का क्या मतलब होता है, बाउंडेड का मतलब इधर से भी और इधर से भी। जैसे हम रूम में हैं तो रूम में पूरी तरीके से क्लोज हो गए, बंद हो गए हैं, तो उसी तरीके से सीक्वेंस भी हमारा क्या होगा, बाउंड होगा,
बाउंड मतलब होता है कि ये और ये इसी के बीच में होता है, समझ रहे हैं। जैसे मैं कोई इंटरवल आपके सामने ले रहा हूं, आप बताइए 1 और 2 मैंने लिखा, तो ये इंटरवल क्या है, 1 और 2 से बंद है ना। इस इंटरवल के बीच में 1 आएगा, 2 आएगा और उसके बीच की सारी वैल्यू आएगा, क्या उसके बाहर की कोई वैल्यू आएगा, नहीं ना आएगा। तो ये बंद ही तो है, क्या ये बंद नहीं है ना, बंद है ना। तो कोई भी सीक्वेंस अगर होगा, तो सीक्वेंस अगर दोनों तरफ से अगर किसी नंबर से अगर बंद हो गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक तरफ से बंद हुआ तो बाउंडेड बाय एबव और बाउंडेड बाय बिलो, अगर नीचे से बंद है तो बाउंडेड बाय बिलो, ऊपर से बंद है तो बाउंडेड बाय एबव होगा, दोनों तरफ से बंद है तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। क्लियर है, और वही डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, समझ में आया, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, क्या है मेरी ये बातें सबको क्लियर हो रहा है, जो भी मैं ये समझा रहा हूं, क्या वो इनको समझ में आ रहा है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस का डिफिनेशन देखिए क्या बोला गया है, बाउंडेड सीक्वेंस में सबसे पहला डिफिनेशन आता है बाउंडेड बिलो, बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, नीचे से बंद होगा, नीचे से बंद होगा, समझ रहे हैं, नीचे से बंद होगा। जैसे सीक्वेंस देखिए डिफाइन किया गया है, और सीक्वेंस एक्शन, अभी देखिए मैंने आपको बताया, अब सीक्वेंस को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देंगे। ये जब भी कभी भी इस तरह से अगर आपको लिख दिया गया तो आप इसको सीक्वेंस समझेंगे, क्या समझेंगे, सीक्वेंस, ऐसे करके अगर ऐसे लिख दिया गया तो उसको क्या समझेंगे, सीक्वेंस। और जो एक्शन होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस का nth टर्म होता है, क्या होता है, सीक्वेंस का nth टर्म होता है। तो लिखिए क्या बोला है, अ सीक्वेंस एक्शन इज said to be bounded below, ध्यान दीजिएगा, अ सीक्वेंस एक्शन इज said to be bounded below, बाउंडेड बिलो मतलब नीचे से बंद होगा, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m1, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट, उस नंबर से देखिए xn ग्रेटर देन m1। अच्छा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझिए, सारा खेल इसी पे डिफाइन है। इसका मीनिंग क्या है, x1 ग्रेटर आर इक्वल टू m1, xn बोला है, ध्यान दीजिएगा, x1 नहीं बोला है, xn, देखिए ये वर्ड यूज किया है, ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है कि xn ग्रेटर आर इक्वल टू m1। इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल भी बोला, देखिए फॉर ऑल n बिलोंग टू n, फॉर ऑल l बिलोंग टू n, ये बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x1 भी m1 से बड़ा होगा, n बराबर 1 डालेंगे तो x1 भी m1 से बड़ा होगा, x2 भी m1 से बड़ा होगा, x3 भी m1 से बड़ा होगा और x4 भी m1 से बड़ा होगा। इस तरीके से मतलब सीक्वेंस का जितने भी टर्म है, x1 है, x2 है, वो सारे जो है m1 से बड़े हैं, वो सारे m1 से बड़े हैं। मतलब ऐसा कोई m1 एग्जिस्ट करता है कि उससे उस सीक्वेंस के सारे टर्म बड़े हो जाए, सारे टर्म अगर बड़े हो जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बाय बिलो है, वही देखिए बोला गया है सेट ऑफ ऑल नेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ले सकते हैं, अगर हम एक्शन बराबर 1 2 3 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, देखिए सीक्वेंस है, एक्शन है, मैंने अभी जस्ट बताया, अगर ऐसे मान लीजिए करके अगर एक्शन लिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, एक लड़की पूछ रही है, पलक सिंह पूछ रही है, सर जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं वो माइनर के लिए है कि मेजर के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप क्या ले रहे हैं, आप क्या चूज कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, आप माइनर चूज कर रहे हैं कि मेजर चूज कर रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। आप मैथमेटिक्स, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स को मेजर ले रहे हैं कि माइनर ले रहे हैं, आप केमिस्ट्री को मेजर ले रहे हैं कि माइनर ले रहे हैं, आप फिजिक्स को मेजर ले रहे हैं कि माइनर ले रहे हैं, आप खुद डिसाइड करिए, क्योंकि चूज तो आप ही को करना है ना, हम थोड़ा ना चूज कर पाएंगे, चूज तो आप ही को करना पड़ेगा। आप मेजर ले क्या रहे हैं, समझ रहे हैं, आप खुद डिसाइड करिए, आप मेजर उसको डिसाइड किए हैं फिर माइनर डिसाइड किए हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि वो मेजर है तो मेजर रहेगा, आपने डिसाइड कर लिया कि वो माइनर है तो माइनर रहेगा। पेपर सभी के लिए एक ही होता है, पेपर अलग नहीं होता है, ठीक है, पेपर सभी के लिए एक ही होता है, समझ में आया। पलक सिंह आपको समझ में आया जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ये मेजर के लिए कि माइनर के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपने क्या इसको चूज किया है। जो बच्चे इसको माइनर चूज करेंगे उनके लिए माइनर वाला पेपर बन जाएगा, जो सब बच्चे इसको मेजर चूज करेंगे उनके लिए मेजर बन जाएगा, समझ रहे हैं, क्लियर है। वैसे मैं बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस समझ में आया, बाउंडेड बिलो समझ में आया, क्लियर है ये, देखिए जैसे जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए
ये है 1, 2, 3, 4, ये सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि नहीं। अब मैं पूछूंगा कि बताइए ये सीक्वेंस है कि नहीं, पहले ये डिसाइड करें सीक्वेंस है कि नहीं है। तो इस तरह का नोटेशन कौन से, इस तरह का नोटेशन किसके लिए यूज किया जाता है, सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक्शन के फॉर्म में है और ये उसको एक्सपेंड करके फॉर्म में है। तो 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट n है कि नहीं, इस तरह से बनाया गया कि नहीं। अब इसमें से बताइए अगर मैंने m1 की वैल्यू 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1 ले लिया, m1 की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, m1 की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया। अगर मैंने m1 की वैल्यू 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1, तो आप देख सकते हैं इसके जितने भी टर्म हैं सारे टर्म 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर। आप देख सकते हैं पहला टर्म 1 ही है, 1 के तो बराबर ही हो गया, दूसरा टर्म 1 से बड़ा है, तीसरा टर्म भी 1 से बड़ा है, चौथा भी 1 से बड़ा है, मतलब इसके सारे टर्म 1 से बड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इधर से बंद है, इसके सारे टर्म 1 से बड़े हैं। सब बड़े हैं कि नहीं है, बड़े, बताइए। ठीक है, पलक सिंह बोले सर ये चैप्टर मेरे में नहीं है। बेटा अगर ये चैप्टर आप में नहीं है तो फिर आपको नहीं पढ़ना है। आप किस यूनिवर्सिटी में हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है भाई, सभी जगह तो है, आप में किसे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये नीचे से बाउंड है, मतलब बाउंडेड बिलो, मतलब सबसे छोटा। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे कि उसके जितने भी टर्म है ना सभी उससे बड़े हो जाए। क्लियर है। तो फिर बाउंड्री रिबव का क्या होगा, फिर बाउंड्री रिबव का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। देखिए ये सीक्वेंस का डिनोटेशन है कि नहीं है। इस तरह का अगर सिंबल आपको दिखेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो a sequence action is said to be bounded above if there exists a real number। इस बार हम क्या करेंगे, रियल नंबर मानेंगे m2 मानेंगे सच दैट सारे xn जो हैं, गलत लिख दिया है यहाँ पे, लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। आप यहाँ पे ये वाला साइन बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। आप लेस वाला साइन बना लीजिए, यहाँ पे लेस होंगे। ठीक है ना, ठीक है, आप लेस का साइन बना लीजिएगा, यहाँ लेस होगा। ठीक है, तो आप ये बना लीजिएगा, सारे टर्म जो हैं इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब सारे, देखिए फॉर ऑल एन बिलोंग टू, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए, x1 भी उससे छोटा होगा, x2 भी उससे छोटा होगा, x3 भी उससे छोटा होगा, x4 भी उससे छोटा होगा। समझ रहे हैं, सारे जो हैं इससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, सारे बड़े थे, यहाँ क्या थे, सारे उससे छोटे होने चाहिए, सारे छोटे होने थे। जैसे इसी सीक्वेंस को अगर बात करें, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम एग्जांपल देखिए क्या ले रहे हैं। मैं आपके सामने ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, मैंने ले लिया, ठीक है, xn। ठीक है ना, मैंने क्या लिया, xn लिया, मैंने xn ले लिया और xn बराबर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने ले लिया -n। क्या ले लिया, -n। क्या ले लिया, -n। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या ले लिया, -n ले लिया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अब इसको रन कराइए, ये nth फॉर्म में है, इसको रन कराएंगे, n बराबर 1 लेंगे, 1 बराबर 2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, खुद से रन कराइए तो क्या लिखेंगे, जब 1 लेंगे तो -1 लिखेंगे, 2 लेंगे तो -2 लिखेंगे, 3 लेंगे तो -3 लिखेंगे, 4 लेंगे तो -4 लेंगे, समझ रहे हैं, 5 लेंगे तो -5 लेंगे। इस तरह का सीक्वेंस हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस हम लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे जल्दी से बताइए जी। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बताइए, कि बताइए इसमें हम क्या ले, हम m2 की वैल्यू क्या ले जिससे ये सारे टर्म छोटे हैं। जल्दी से बताइए m2 की वैल्यू हम क्या लें कि सारे टर्म छोटे, जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए। जिनको भी ये समझ में आया है, जिनको भी मेरी बातें समझ में आया है, आप बताइए m2 की वैल्यू हम क्या लें कि सारे टर्म उससे छोटे हो जाए। जल्दी से मुझे बताइए m2 की वैल्यू बताइए हम क्या लें कि उसके सारे टर्म छोटे हो जाए, बताइए जल्दी बताइए। m2 की वैल्यू हम क्या लें कि इसके सारे टर्म इससे छोटे हो जाए, जल्दी बताइए। जिनको भी समझ में आया जल्दी बताएं, जिनको भी समझ में आया है जल्दी से बताएं कि m2 की वैल्यू हम क्या लें, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, हाँ, इसका मतलब सबको समझ में आया, जल्दी से मुझे टाइप करिए भाई m2 की वैल्यू हम क्या लें। आप बताएंगे तभी हम लिखेंगे, तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है,
M2 की वैल्यू हम क्या लें बताइए? तो आप ले सकते हैं M2 की वैल्यू आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए? -1। क्या ले लीजिए? -1। -1 से सभी नंबर छोटे हो जाएंगे। अगर आप M2 की वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे ले लीजिएगा M2, यहाँ पे क्या ले लीजिएगा? M2, क्या ले लीजिएगा? M2 ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा? M2 ले लीजिएगा और M2 की वैल्यू क्या ले लेंगे? -1। क्या ले लेंगे? -1। आप देख सकते हैं M2 की जो वैल्यू है, M2 की वैल्यू जो -1 है, इस -1 से सारे नंबर छोटे हैं। सारे जैसे माइनस यह तो बराबर है, तो -1 तो खुद -1 के बराबर है। -2 जो है -1 से छोटा है कि नहीं है? -3 जो है -1 से छोटा है कि नहीं है? -4 जो है -1 से छोटा है कि नहीं है? तो आप बताइए क्या ये जो सीक्वेंस है, क्या ये बाउंडेड एबव नहीं है? है ना? एक ऐसा नंबर मिला ना जिससे कि सभी छोटे हैं। बताइए एक ऐसा नंबर मिला कि सभी छोटे हैं कि नहीं है? बोलिए क्लियर है कि नहीं भाई? बताइए जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है आपको? बिल्कुल, देखिए हिमांशु सोनी का आंसर आया है सर, बढ़िया आंसर आया -1, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह का सीक्वेंस आप बता सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबव है और कौन सा सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? आइए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो दो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ऐसा भी तो सीक्वेंस हो सकता है जो कि बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो हो। ऐसा सीक्वेंस जो दोनों है ना, ऐसा सीक्वेंस जो दोनों है उसे हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। ये देखिए क्या डेफिनेशन क्या लिखा है, अ सीक्वेंस xn is said to be bounded, a sequence xn is said to be bounded। बिल्कुल, देखिए अंजलि तिवारी का भी -1 आया है, हैकर 250 का भी -1 आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। xn is said to be bounded if it is bounded both below and above। जो कि दोनों होता है, बोथ मतलब क्या है? दोनों है, बिलो और एबव दोनों है। ठीक है, इसका मतलब क्या? डिफिनेशन देखिए, दैट इज लिखा है अ सीक्वेंस एक्शन। देखिए सीक्वेंस का नोटेशन यूज कर रहा है कि नहीं? एक्शन अगर ऐसे लिख गया तो सीक्वेंस बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? अभी हर जगह देखिए यूज होगा, इस पूरे चैप्टर में सीक्वेंस कई बार आएगा। आपको ये देखना है कि जब भी ये नोटेशन यूज करेगा इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स मिलेंगे m1 एंड m2 सच दैट m1 जो होगा वो m2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। देखिए m1 जो है m2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि सारे xn m1 से बड़े हो लेकिन m2 से क्या हो? छोटे। m1 से तो बड़े हो, m1 से तो बड़े हो लेकिन m2 से क्या हो? छोटे हो। m1 से तो बड़े हो लेकिन m2 से क्या हो? छोटे हो। और बोला है फॉर ऑल n, इसका क्या मतलब है? x1 भी m1 से बड़ा हो, m2 से छोटा हो, x2 भी m1 से बड़ा हो, m2 से छोटा हो, x3 भी m1 से बड़ा हो और m2 से छोटा हो। समझ में आ रहा है? क्या क्लियर है? और x1 x2 x3 क्या है? वो रेंज है। क्या है? रेंज है, एलिमेंट है। सीक्वेंस का क्या है? एलिमेंट है। समझ में आया? तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आते हैं। अगर मैंने सीक्वेंस ले लिया, मैंने लिया xn और मैंने लिया 1/n ले लिया। क्या ले लिया? 1/n ले लिया। अभी आपने लिखा भी था, लिखा था आपने, लिखा था। अब ये सीक्वेंस बताइए, इस सीक्वेंस को अगर मुझे रन कराना हो, मुझे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से टाइप करिए, फटाक से टाइप करिए। मैं क्या लिखूंगा? n बराबर 1 डालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/1। फिर क्या लिखेंगे? 1/2। फिर क्या लिखेंगे? 1/3। फिर क्या लिखेंगे? 1/4। इस तरह से लिखेंगे कि नहीं? बताइए, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। अब ये जानते हैं ये क्या है? x1 है, ये क्या है? x2 है, ये क्या है? x3 है, ये क्या है? x4 है। इस तरह से है। अब मुझे बताइए m1 की वैल्यू हम क्या चूज करें जिससे कि ये सारे नंबर बड़े हो जाए? m1 की वैल्यू हम क्या चूज करें जिससे कि ये सारे नंबर बड़े हो जाए? जल्दी से बताइए। और m2 की वैल्यू हम क्या चूज करें जिससे कि ये सारे नंबर छोटे हो जाए? m1 की वैल्यू हम क्या चूज करें जिससे कि ये सारे नंबर बड़े हो जाए? m1 की वैल्यू हम क्या चूज करें जिससे कि सारे नंबर बड़े हो जाए? और m2 की वैल्यू हम क्या चूज करेंगे जिससे कि सारे नंबर छोटे? जल्दी से टाइप करिए। मनीषा पटेल बोल रही हैं कि सर ये यूनिट नहीं समझ में आ रहा है। बेटा अभी तो शुरू कर रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आ रहा है आपको? मेरा क्वेश्चन ये है, किस जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है? मनीषा पटेल जी आप बताइए, किस जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप बताइए कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप मेरे ख्याल से मनीषा पटेल जी शुरू से नहीं देख रही हैं। अगर आप शुरू से नहीं देख रही हैं, जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो उससे आप फिर से देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से टाइप करिए भाई, जल्दी से टाइप करिए। यहाँ पे m1 की वैल्यू हम क्या ले? m1 की वैल्यू हम क्या ले और m2 की वैल्यू क्या ले? चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप m1 की वैल्यू 0 ले लीजिए। क्या ले लीजिए?
जीरो ले लीजिए। इसका भी पता मैं आपको बताऊंगा जीरो मैंने कहां से ढूंढा है, ठीक है। और M2 की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, M2 की वैल्यू आपने 1 ले लीजिए, ठीक है। M2 की वैल्यू क्या ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, जीरो और 1, ठीक है ना। क्लियर है हुआ, क्लियर हुआ आपको। M1 की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो, और M2 की वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो M1 की वैल्यू आप देख सकते हैं जीरो से ये सारे नंबर बढ़े हैं, जीरो से ये सारे नंबर बढ़े हैं। जैसे देखिए 1/1, 1/2, 1/3 आप देख सकते हैं ये जो घट रहा है कि नहीं। देखिए 1/1 1 था, फिर क्या था, आधा हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम होते 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 कहां तक जाएगा, जीरो के पास जा रहा है कि नहीं। देखिए 1 से छोटा हो रहा है कि नहीं, 1 से छोटा हो रहा है कि नहीं, 1 से फिर हाफ हुआ, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/4 हुआ, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, जीरो के पास नहीं जा रहा है। आपको देखिए ना, अगर लाइन अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए जीरो है और ये क्या है आपका 1 है, अब 1/2 कहाँ है, 1 यहाँ था, फिर 1/2 कहाँ आया, यहाँ आया 1/2, फिर 1/3 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1/3, फिर 1/4 कहाँ होगा, यहाँ होगा 1/4। तो धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं जीरो की तरफ। क्या जीरो को पार कर जाएगा, जीरो को पार तभी करेगा जब निगेटिव आएगा। तो क्या कभी निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जीरो के पास ही तो जा रहा है कि नहीं। तो अगर मैंने अमाउंट की वैल्यू जीरो ले लिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे नंबर जीरो से बड़े होंगे। देखिए आंसर आया है, हिमांशु सोनी का आंसर आया है जीरो, बहुत बढ़िया। अंजलि तिवारी का आंसर आया जीरो। और समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। और M2 की वैल्यू देखिए हिमांशु सोनी ने आंसर दिया है 1, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। अनीता पटेल जी, फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है, किस जगह पे नहीं आया है, ठीक है। देखिए शिवांश पांडे बोल रहे हैं हेलो भाई, बता चुके हैं ऑलरेडी, -1 होगा। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आया, क्या क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हम M1 की वैल्यू जीरो ले ले और M2 की वैल्यू हम 1 ले ले, ठीक है। तो जीरो और 1, तो इसका मतलब ये है कि ये जिसके जितने भी टर्म है सारे टर्म जीरो और 1 के बीच में है, ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसकी जितने भी टर्म है सारे टर्म जीरो और 1 के बीच में है ना। अब ये जीरो और 1 के बीच में है ना, इसका मतलब ये जीरो मतलब सबसे छोटा वाले भी वैल्यू, मतलब इसके हमने ये पता कर लिया इसके सारे टर्म जीरो से बड़े हैं और इसके सारे टर्म 1 से छोटे हैं। तो हमने अगर दोनों पता कर लिया तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा क्या है, इज बाउंडेड सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इज बाउंडेड सीक्वेंस। बोलेंगे कि नहीं जी, बोलेंगे कि नहीं। अब इतना मेरे बताने पे भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ हम कैसे बताएं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने जो भी बच्चे हमसे अभी रीडिंग कर रहे हैं, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं भाई। अभी देखिए एक बच्ची ने हमको मैसेज किया था, सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, बताएंगे तभी ना हम बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, क्या सबको समझ में आ रहा है, क्या सबको ये बातें क्लियर हो पा रही है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यदि सबको समझ में आ रहा है तो यस भी करिए, जिसको भी समझ में आ रहा है वो बताएं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, वो भी तो बताएं, ठीक है। आगे देखिए, अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस को अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। अगर कोई सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। समझ में आया, क्लियर है। देखिए इफ देयर इज नो एम सच दैट, अच्छा मॉड में एक्शन, एक बात ये भी ध्यान रखिए, मान लीजिए मॉड में एक्शन लेस आर इक्वल टू एम का क्या मतलब होता है। थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्योंकि ये वर्ड ना बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मॉड में एक्शन लेस आर इक्वल टू एम का मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर आप मॉड को हटाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, इस बात को तो रट जाइए, इस बात को रट जाइए। अगर कभी भी मॉड में x मान लीजिए है लेस आर इक्वल टू ए है तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होगी और a से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब यही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मॉड x जो है वो 1 से छोटा है, क्या है, 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि -1 और 1 के बीच में होगा, क्लियर है। -1 और 1 के बीच में होगा, मतलब क्या हुआ, समझ में आया, क्लियर है।
जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब अगर मैं लिखूँगा तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस m लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? xn लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा बताइए, आप खुद बताइए, अगर हमको ऐसा m मिल गया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मॉड xn लेसर इक्वल टू m का मतलब क्या होता है? xn की वैल्यू माइनस m और m के बीच में होगा। सारे n की वैल्यू बोल रहा है, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तब तो ये बाउंडेड हो जाएगा ना भाई। xn की वैल्यू माइनस m से बड़ी हो रही है और m से छोटी, तब तो ये बाउंडेड हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि देयर नो, यहाँ पे देखिए क्या बोला, देयर एग्जिस्ट नो नंबर, ऐसा कोई नंबर हमको मिले ही ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ रहे हैं? एक्चुअली में मॉड एक्सन लेसर इक्वल टू m का मतलब ये होता है, और इसका मतलब ये है कि एक्सन जो है माइनस m और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये xn जो है माइनस m से बड़ी और m से छोटी, मतलब बाउंडेड हो गया ना, मतलब बाउंडेड हो गया। इसीलिए इसने बोला है कि नो नंबर, ऐसा कोई n मिले ही ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो क्या होगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इनडायरेक्टली में ये यही बात बोल रहा है, ठीक है। हाँ देखिए, हैकर ने बोला है कि मॉड को ब्रेक प्लस और माइनस में करेंगे। कितना बढ़िया आप सोच पा रहे हैं। इसका मतलब आप समझिएगा, जब भी ये कहीं लिखे तो आप तुरंत इसका माइनस और प्लस किया करिएगा, वहीं से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। उसके बीच में ये बातें होती हैं। समझ में आया? क्या ये क्लियर है आपको? ठीक है। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब जो सीक्वेंस बाउंडेड ना हो उसे अनबाउंडेड कहते हैं। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? देयर इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी m सच दैट मॉड में x लेसर इक्वल टू m फॉर ऑल n, समझ में आया, बिलोंग टू n। उसका मतलब है कि xn की वैल्यू माइनस m और n के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई हमको मिले ना, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे एक सीक्वेंस आपने लिया था, अगर आप एक सीक्वेंस की बात करते हैं, एक सीक्वेंस आपने लिया था, मुझे याद है आपने ये सीक्वेंस लिया था, याद है आपको? आपने एक सीक्वेंस लिया था, देखिए xn की वैल्यू आपने लिया था, आपको याद होगा, n लिया था, n का मान, इसको रन कराइए, इसको रन कराइए, जल्दी से रन कराइए। यहाँ पे n है, n बराबर 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ऐसे से लिखेंगे कि नहीं? बताइए, ऐसे से लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे कि नहीं भाई? ऐसे से लिखेंगे ना, इस तरह से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखने के बाद अब आप बताइए, क्या आप ऐसा m ढूंढ सकते हैं? क्या आप ऐसा m1 और m2 ढूंढ सकते हैं जो इसके बीच में हो? m1 और m2 की वैल्यू बता सकते हैं? किसी एक की वैल्यू बताइए। m1 ऐसा बताइए जो जिससे कि ये सारे बड़े हो, m2 ऐसा बताइए जिससे कि सारे छोटे हो। तो m1 तो मिल जाएगा 1 से ये सारे नंबर बड़े हैं, ठीक है, लेकिन m2 क्या आपको मिलेगा? कोई नंबर बताइए। 5, आप कहेंगे m2 बराबर 5, तो भाई 5 के बाद यहाँ पे 6 भी आ रहा है, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 6 वाला तो 5 से बड़ा हो गया ना। आप बोलेंगे 100 ले लीजिए, तो 100 के बाद 101 भी इसमें आता है। आप बोलेंगे 1 लाख ले लीजिए m1 की वैल्यू, तो 1 लाख 1 भी आता है। सोचिए ना, तो क्या आपको कोई ऐसा m2 मिलेगा? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या आपको ऐसा कोई m2 मिलेगा? क्या आपको कोई ऐसा m2 मिलेगा जिससे कि ये सारे नंबर छोटे हो जाए? हाँ ठीक है, m1 की वैल्यू 1 ले लिया, ये पता चल गया कि ये नंबर सारे नंबर 1 से बड़े हैं, लेकिन एक तरफ से बंद हुआ ना, बाउंडेड बाय बिलो हुआ ना, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए तो दोनों को तरफ से बंद होना चाहिए, लेकिन ये एक तरफ से बंद है, तो एक तरफ से बंद है लेकिन दोनों तरफ से बंद नहीं है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। क्या बोलेंगे इसको? अनबाउंडेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड बोलेंगे। क्लियर है ना? इसको भी हम अनबाउंडेड बोल सकते हैं, क्योंकि भाई कहाँ जा रहा है, दोनों तरफ से कहाँ, देखो दोनों तरफ से बाउंड होना चाहिए। देखो बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, बात से तुम कहोगे सर ये तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, बाउंडेड एक तरफ से बंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब अनबाउंडेड ही कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली अब इसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड ही बोलेंगे, क्योंकि अनबाउंडेड में बोलता क्या है, ये अनबाउंडेड ही बोलेंगे। ये मत समझना कि बाउंडेड हो जाएगा, नहीं, बाउंडेड तो दोनों होना चाहिए। समझ रहे हैं? और ये भले ही बाउंडेड बाय बिलो है, लेकिन फिर भी ये अनबाउंडेड में ही काउंट होता है। क्या होता है? अनबाउंड में ही काउंट होता है। समझ में आ रहा है? एक तरफ से बाउंड होने से भी वो अनबाउंडेड में ही जाता है। भले ही मैं इसको बाउंडेड बिलो कह सकता हूँ, इसको मैं बाउंडेड बिलो कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अनबाउंडेड में ही जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से तो बंद होना चाहिए ना।
समझ रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस को हम दो ही पार्ट्स में कहते हैं, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, तो खाली बाउंडेड को समझाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन केवल सीक्वेंस अगर मान लो बाउंडेड बिलो हुआ तो भी वो अनबाउंडेड में ही जाता है, बाउंडेड अबव हुआ, केवल बाउंडेड अबव हुआ तो भी वो अनबाउंडेड में ही जाता है, जब तक दोनों नहीं रहेगा तब तक वो बाउंडेड नहीं होगा। समझ रहे हैं, बाउंडेड को समझाने के लिए मैंने बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो लिया था। समझ रहे हैं, कुछ बातें समझ में आ रही है। क्लास, अरे भाई क्लास कब लास्ट होगी, कितना तुम लोग पढ़ लिए। हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, कर सकते हैं ऐसे सीक्वेंस कर लेंगे कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं और किसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं, ये पहला क्लास है, आप इसको समझिए, किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं। और देखिए यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा, सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अभी आपने क्या देखा, सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कब कहते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ये समझ में आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखेंगे। तो किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी कहेंगे जब, देखिए डेफिनेशन पढ़िए, अ सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस if limit n tends to infinity action is finite। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। लिमिट आपने पढ़ा है क्लास 11th और क्लास 12th में, दोनों में आपने कंटिन्यूटी चैप्टर में आपने एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ा होगा कि नहीं, लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं। लिमिट कितने लोग पढ़े, जल्दी जल्दी मुझे टाइप करिए, काफी लेट हो रहा है। अंजलि तिवारी सर एमजीकेबीपी की रिक्वेस्ट कब आएंगे, अरे भाई एमजीकेबीपी तो हो ही चुका है, ठीक है, काफी लेट हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। कन्वर्जेंस तो आप लिमिट का कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही है, वही चीज यहाँ पे बता रहा, सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। कोई भी सीक्वेंस अगर है उसका लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी लेना है, क्या लेना है, इंफिनिटी ही लीजिएगा, इंफिनिटी, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर आप लेते हैं और एक्शन अगर आपका क्या था, फाइनाइट आ जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक सीक्वेंस आपके सामने आता है 1, देखिए सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है 1 है, 1/2 इसका इस तरह से सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों है, कैसे, देखिए वो देखिए, इसका nth टर्म पता करिए, nth टर्म इसका क्या होगा, 1/2 के पावर n, देखिए 1/2 के पावर n-1 होगा, क्या होगा, xn बराबर क्या होगा, 1/2 के पावर n-1, यही ना होगा। देखिए xn बराबर क्या होगा, जब n बराबर 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 बोले कितना होता है, 1 होता है। n बराबर 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 1 तो 1/2, 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 - 1 तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये इसका nth टर्म क्या मिलेगा, 1/2 के पावर n-1 मिलेगा। और इसमें हम क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्शन। अब अगर हम लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर एक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1 अपान क्या मिलेगा, 2 के पावर इंफिनिटी -1, 1/2 के पावर इंफिनिटी -1, तो वो 2 के पावर, भाई इंफिनिटी में से एक घटाएंगे, इसको देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 के पावर इंफिनिटी -1, इंफिनिटी में से एक घटाएंगे तो भी वो इंफिनिटी ही रहता है कि नहीं, तो 1/2 के पावर इंफिनिटी, इसको क्या बोलेंगे, 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, और 0 क्या है, फाइनाइट है कि नहीं है, फाइनाइट है कि नहीं है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी लेने पे अगर फाइनाइट आ जा रहा है, अगर फाइनाइट आ रहा है तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, आप क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं, जब कोई सीक्वेंस हम लिमिट एंड इंफिनिटी ले रहे हैं और वो फाइनाइट नहीं आ रहा है, देखिए नॉट फाइनाइट, वो फाइनाइट नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन फाइनाइट नहीं आ रहा तो दो केस होता है, या तो प्लस इंफिनिटी होगा या तो माइनस इंफिनिटी, यही दोनों आना चाहिए, या तो प्लस इंफिनिटी आना चाहिए या तो माइनस इंफिनिटी आना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो प्लस इंफिनिटी आना चाहिए या तो माइनस इंफिनिटी आना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है, सीक्वेंस में या तो प्लस इंफिनिटी आना चाहिए तो माइनस इंफिनिटी, अगर प्लस इंफिनिटी आ रहा है या फिर माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। क्या क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एमजीकेबी की रिक्वेस्ट कब आएगा, रिक्वेस्ट क्या होता है जी, एमजीकेबी के रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता रिक्वेस्ट क्या पूछ रही है तुम। द सीक्वेंस एक्शन, देखिए एक्शन डिफाइन किया, 2 है, 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 इस तरह से है। अब ये देखिएगा ये क्या होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका nth टर्म क्या होगा, देखिए nth टर्म जो होगा वो 2 के पावर n होगा, क्या होगा 2 के पावर n। और अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्शन पे करते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 के पावर क्या होगा, n होगा, और जब यहाँ पे इंफिनिटी डालेंगे तो 2 के पावर इंफिनिटी होगा, और 2 के पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी ही होता, तो इंफिनिटी आया कि नहीं, इंफिनिटी आया कि नहीं बताइए, इंफिनिटी आया कि नहीं आया,
समझ रहे हैं, इन्फिनिटी आया कि नहीं। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा, ये जो सीक्वेंस हमारा जो दिया गया है क्या होगा, डाइवर्जेंस रहेगा। कहां पे करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे करेगा। क्यों, समझ रहे हैं कैसे कर रहा है, अगर प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट है। और ये सीक्वेंस देखिए आपके सामने एक सीक्वेंस और दिया जा रहा है, -3 दिया, -3 की स्क्वायर -3 की पावर 3। इसका n टर्म बताइए, जल्दी से n टर्म बताइए। इसका n टर्म होगा -3 की पावर n, देखिए लिखा होगा -3 की पावर n। अब जब हम लिमिट इस पे लेते हैं तो क्या होता है, -3 की पावर n, तो 3 की पावर इन्फिनिटी के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो बेटा देखिए अंजलि तिवारी, मैं आपको बता दूं, आप जो हमसे पूछना चाहती हैं, ठीक है, आप डीएनए से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगा सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जो भी आप जुड़े रहेंगे, डीएनए से आप जुड़े रहिए, जो भी अपडेशन होगा एडमिशन के लिए जो भी चीजें रहेगा वो सब आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, सामने है ये नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एडमिशन चीजों के लिए जानकारी मत पूछिए, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो पूछिए। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और डीएनएस के साथ जुड़े रहिए, वहां पे अपडेट आपको बार बार मिलता रहेगा, एडमिशन से लेके सब कुछ सारी प्रोसेस तक मिलता रहेगा आपको। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सीक्वेंस समझ में आया, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस समझ में आया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझ में आया। अब जो डिफिनेशन आपके सामने आ रहा है वो है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्या आ रहा है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, अ सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट। मतलब ऐसा भी सीक्वेंस होता है जो कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों नहीं होता है। अरे बाप रे बाप, गजब की बात है। ऐसा भी सीक्वेंस होता है तो जो भी कन्वर्जेंट भी ना हो, डाइवर्जेंट भी ना हो। ये कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचिए भाई। सीक्वेंस मान लीजिए लिमिट एंड टेंडेंस इन्फिनिटी ले रहे हैं, फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंट हुआ। लिमिट एंड टेंडेंस इन्फिनिटी ले रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहा है, वो भी प्लस या फिर माइनस आ रहा है, तो फिर क्या हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। तो या तो फाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन ऐसा भी केस बन रहा है कि सीक्वेंस ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। ऐसा भी कोई केस बनता है क्या, हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है, तभी तो डिफिनेशन बना है। तो ऐसे सीक्वेंस जो कि सीक्वेंस हमारे कन्वर्जेंट भी नहीं होते हैं, डाइवर्जेंट भी नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। और देखिए डिफिनेशन क्या बोल रहा है, ऑसिलेटरी में दो डिफिनेशन आएगा, ऑसिलेट फाइनाइट बोलता है और ऑसिलेट इनफिनिट बोलता है। दोनों बातें आती हैं, फाइनाइट और इनफिनिट दोनों बातें आती हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के हमारे सीक्वेंस होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। जिसमें पहला देखिए बोला है अ बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस मैंने डेफिनेशन बताया था आपको, बाउंडेड सीक्वेंस का मैंने डेफिनेशन बताया था ना, जो कि ऊपर से भी बंद हो नीचे से भी बंद हो, लोअर मतलब बाउंडेड बाय बिलो और बाउंडेड बाय अबव दोनों अगर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है व्हिच इज नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड सीक्वेंस हो और वो कन्वर्जेंट भी ना हो, बाउंडेड सीक्वेंस हो और वो कन्वर्जेंट भी ना हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली बोलते हैं। क्लियर है। और ऐसे एग्जांपल भी हैं आपके सामने, आप बिल्कुल इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है which is not convergent is called oscillate finite। क्लियर है, is called oscillate finite। एक पेज इसने हटा दिया है क्या, इसमें दूसरी बातें भी होना चाहिए था। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिएगा दो टाइप्स के हैं, तो दोनों टाइप मुझे लिखना है। अ बाउंड्री सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो बाउंड्री एक सीक्वेंस में आपके सामने ले रहा हूँ। देखिएगा अगर मैं सीक्वेंस एक ले रहा हूँ xn और मैंने ये आपके सामने डाल दिया -1 की पावर क्या डाल दिया, n डाल दिया, -1 की पावर क्या डाल दिया, n डाल दिया, क्या डाल दिया, n डाल दिया। ये है ना सीक्वेंस, है कि नहीं है सीक्वेंस, बताइए सीक्वेंस है ना। अब n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू डालिए, n की वैल्यू 1 डालिए। जब 1 डालेंगे तो -1 की पावर 1 कितना होता है, -1 होता है। 2 डालेंगे तो -1 की पावर 2 कितना, +1 होता है। 3 डालेंगे तो क्या करेंगे, -1 मिलेगा। 4 डालेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस मतलब +4 मिलेगा, मतलब 4 मतलब मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, फिर -1 मिलेगा। इस तरह से सीक्वेंस मिलेगा मिलेगा। ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, ये भी एक तरीके का सीक्वेंस है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या ये बाउंडेड है, बताइए क्या ये बाउंडेड है, तो आप कहेंगे बाउंडेड है। क्यों है बाउंडेड, m1 और m2 के लिए बताइए। क्या इसके एक m1 की वैल्यू बताइए कि जिससे कि इसके सारे टर्म उससे बड़े हो जाए, और m2 की वैल्यू बताइए जिससे कि सारे टर्म इससे छोटे हो जाए। m1 की वैल्यू बताइए और m2 की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए, जिससे कि हम पता कर पाए कि सीक्वेंस हमारी क्या है, बाउंडेड है। ये सीक्वेंस हमारी क्या है, बाउंडेड। इसको मुझे अगले पेज पे करना चाहिए था। चलिए मैं इस एग्जांपल को अगले पेज पे ले रहा हूँ, m1 और m2 को ले, चलिए इसी पे कर लेते हैं। ये बाउंडेड है कि नहीं, पहले ये बताइए बाउंडेड है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं बताइए। तो आप बोलेंगे m1 की वैल्यू क्या ले रहे बताइए जी, m1 की वैल्यू बताइए। m1 की वैल्यू हम क्या लें, m1 की वैल्यू क्या लें, m1 की वैल्यू आप ले लें -1 और m2 की वैल्यू क्या लें, 1 ले लें। तो आप देखेंगे इसके सारे जो टर्म है -1 से
बड़े हैं और इसके सारे जो टर्म है 1 से छोटे हैं, तो क्या ये बाउंडेड है कि नहीं है? तो क्यों बाउंडेड है कि नहीं है बताइए? इसके सारे टर्म m1 मतलब -1 और 1 के बीच में ही है ना, है कि नहीं है बताइए? है ना, इसका मतलब है कि इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्या है? इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्या है? ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस है ना, बाउंडेड सीक्वेंस। अब मैं ये करना चाहता हूं, मैंने ले लिया लिमिट, क्या ले लिया? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या ले लिया? लिमिट ले लिया n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहां मैंने लिखा xn। क्या लिखा? xn। आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 की पावर n लिखेंगे। अब -1 की पावर दो बातें आती हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो 1 होगा या तो -1 होगा। क्या होगा? या तो 1 होगा या तो -1 होगा, या तो इसकी दो लिमिट आ रही है, 1 भी आ रहा है -1 भी आ रहा है तो दोनों फाइनाइट, बिल्कुल 1 भी आ रहा है और -1 भी आएगा। क्यों आएगा भाई? इंफिनिटी पे अगर मान लीजिए, इंफिनिटी पे अगर इंफिनिटी हमारा पे हमारा मान लीजिए n अगर मान लीजिए सम है तो फिर क्या होगा? 1 होगा। n हमारा क्या है? विषम है तो -1 होगा। दोनों लिमिट आएगी और दोनों फाइनाइट है। देखिए दोनों फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट है। फाइनाइट तो है लेकिन दो अलग अलग आ रहे हैं और वहां पे एक ही आना चाहिए था। लिमिट n डिविजिबिलिटी बराबर वो जो आना चाहिए था फाइनाइट आना चाहिए था, लेकिन वो एक ही आता है, एक ही आता है, दो नहीं आते हैं। और ये 1 और -1 दो आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ऑसिलेट फाइनाइट होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? -1 की पावर n जो हो रहा है इज ऑसिलेट फाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ऑसिलेट फाइनाइट। ऐसे कई सारे आप खुद बना सकते हैं, ऑसिलेट फाइनाइट बना सकते हैं। समझ में आया? -1 की पावर ऑसिलेट फाइनाइट हो सकता है। दूसरा जो सीक्वेंस होता है वो आपको क्या कह सकते हैं? ऑसिलेट इनफाइनाइट। ऑसिलेट इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ऑसिलेट इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, ऑसिलेट इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका भी एग्जांपल हम आपके सामने लेकर आ सकते हैं। वो आप देखिए, अगर मैंने xn एक सीक्वेंस लिया, मैंने क्या लिया? -1 की पावर n और इनटू मैंने ले लिया n लिया। क्या लिया? -1 की पावर n इनटू n ले लिया। अब आप खुद बताइए, इसको रन कराइए तो आपको क्या मिलेगा? जब 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? -1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 1 डालेंगे तो -1 आएगा, 2 डालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो -3 मिलेगा, 4 डालेंगे तो माइनस मतलब +4 मिलेगा, 5 डालेंगे तो -5 मिलेगा और 6 डालेंगे तो 6 मिलेगा। मतलब इस तरह से आपको मिलेगा। अब आप खुद बताइए, यहाँ देखिए -1 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -5 हुआ। घटता जा रहा है कि नहीं घटता जा रहा है? फिर देखिए बढ़ता जाएगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो एक उधर भी बढ़ रहा है, इधर भी घट रहा है। तो ये क्या बताइए, क्या बाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड है? तो आप बोलेंगे इट इज नॉट अ बाउंडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। m1 और m2 की वैल्यू आपको क्या नहीं मिल रही, तो बाउंडेड तो नहीं है। आप बोलेंगे इट इज नॉट बाउंडेड, इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, इट इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड तो नहीं है, इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है ना, ये बाउंडेड तो नहीं है। ठीक है, जब बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब ये अनबाउंडेड हुआ। बाउंडेड नहीं है तो क्या है? फिर अनबाउंडेड हुआ। तो अब आप लिमिट बताइए, इसका लिमिट थोड़ा बताइए। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ लिमिट, तो ये अब ये बताना कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो आप लिखिए लिमिट एक्शन लिखेंगे और आप लिखेंगे यहाँ से लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? -1 की पावर n इंटू n डालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी भी दो वैल्यू आएगी, इसकी भी दो वैल्यू, एक आएगा +इंफिनिटी और एक आएगा क्या? -इंफिनिटी। दो वैल्यू आ रही है। अरे आ तो रही है भाई, +इंफिनिटी भी आ रहा है, -इंफिनिटी भी आ रहा है, लेकिन दोनों आ रही है, एक नहीं है। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि +इंफिनिटी आएगा कि -इंफिनिटी आएगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि n बराबर इंफिनिटी डालेंगे तो यहाँ पे इंफिनिटी डालेंगे, और ये इंफिनिटी डालेंगे तो भाई n क्या होगा? n अगर सम हुआ तो +इंफिनिटी आएगा, माइनस हुआ मतलब विषम हुआ तो -इंफिनिटी आएगा। तो इसके दो वैल्यू आ रही है, लेकिन दोनों एक साथ आ रही है, क्योंकि आना कि या तो +इंफिनिटी आना चाहिए था तो -इंफिनिटी, दोनों नहीं आना चाहिए था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरीके से हम कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसको दो हमारे सीक्वेंस आए हैं, वो हमारे क्या है? ये इस तरह के जो सीक्वेंस हमारे बन रहे हैं, ये हमारे क्या है? ऑसिलेट इनफिनिट है। क्या है? ऑसिलेट इनफिनिट। ऑसिलेट का मतलब हुआ कि लिमिट जो है वो एक से ज्यादा आएगी, एक से ज्यादा मतलब दो आएंगे, समझ रहे हैं? तब वो ऑसिलेट फाइनाइट होगा या फिर ऑसिलेट इनफिनिट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज दैट, आप लिखेंगे -1 की पावर n और यहाँ से लिखेंगे n इज ऑसिलेट इनफिनिट। ये क्या बोलेंगे? ऑसिलेट क्या ये आपको समझ में आ रहा है? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? और 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। सो दैट द सीक्वेंस n+1 अपॉन n इज बाउंडेड बिलो। ये क्या बोल रहा है? बाउंडेड बिलो है। क्या है?
बाउंडेड बिलो है। क्या है? बाउंडेड बिलो। आपको ये दिखाना है कि बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके टर्म को रन करा लीजिए आप। इसको टर्म अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्वेश्चन, ठीक है। सो द सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड, और एक क्वेश्चन बस यही है, बाउंडेड के लिए बात कर रहा है, तो ठीक है हम लोग बाउंडेड की भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैं बाउंडेड बताना है और इसको मैं क्या बताना है, इस बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आप इसको रन करा के देख सकते हैं बाउंडेड बिलो है कि नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास होता है कि एक्शन प्लस वन अपन एक्शन हम कर लें, समझ रहे हैं, एक्शन प्लस माइनस एक्शन अगर हम कर लेते हैं तो वहां से भी हमको चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। आप इसको रन करिए, n बराबर 1 डालिए, n प्लस 1 अपॉन n है ना, आप एक बार 1 बराबर n बराबर 1 डालिए, क्या डालिए 1, तो 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा n बराबर 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे तो 2 प्लस 1 बाई 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, 3 प्लस 1 बाई क्या डालेंगे 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, 4 प्लस 1 बाई क्या डालेंगे 4 डालेंगे। ऐसे से डालेंगे कि नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 बाई 1, यहाँ से क्या मिलेगा 3 बाई 2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 बाई 3 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 5 बाई कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ऐसे से आपको ये मिलता जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो ये सीक्वेंस हमें बताना है कि क्या ये बाउंडेड है, क्या ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। तो आप मतलब बाउंडेड बिलो दिखाना है, बाउंडेड बिलो मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके सारे सीक्वेंस इससे बड़े हो जाए, इससे क्या हो जाए बड़े हो जाए। तो आप बाउंडेड बिलो ही दिखाना है ना, चूज कर लीजिए, चूज कर लीजिए, चूज ऐसे दिखाते नहीं, बस आपको समझा रहे हैं, दिखाएंगे जिस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चूज m1, ठीक है, m1 की वैल्यू क्या 2 चूज कर लीजिए, ठीक है। m1 की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं 3/2 ना, बाउंडेड क्या बोला, बाउंडेड बिलो बोल रहा है ना, हाँ तो ये तो, और यहाँ से 2 है ना, 2 मत चूज करिए, बाउंडेड बिलो बोल रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है। तो आप इसको बाउंडेड बिलो अगर बोल रहा है तो आप इसको काम करिए, ठीक है। यहाँ से अगर बाउंडेड बिलो की बात कर रहा है, आप एक बार काम करिए, लिमिट ले लीजिए इसका, थोड़ा लिमिट लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग कर रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। तो अब यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि पहले तो ये पता करिए कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पहले ये पता करिए सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पहले ये कैसे पता करेंगे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो कॉन्सेप्ट हम बताए नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको देख सकते हैं। हाँ देखिए, हिमांशु सोनी बताया कि अमाउंट की वैल्यू 1 ले लीजिए, सही बताया आपने, अमाउंट की वैल्यू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अमाउंट की वैल्यू 1 आपने पाया कहां से, क्वेश्चन ये भी तो आता है कि 1 हम कहां से पा रहे हैं, क्योंकि हमको तो समझ में नहीं, यहाँ 2 है और 2 से तो कम हो रहा है, देखिए 3/2 क्या है 2 से कम ही है, फिर ये 4/3 इससे भी कम है, घट तो रहा ही है, लेकिन कहां तक घट के जाएगा ये हमें कौन बताएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग तो है, डिक्रीज तो कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज तो कर रहा है, तो डिक्रीज तो कर रहा है, सही बात है, डिक्रीज तो कर रहा है ना, ठीक है, डिक्रीज तो कर रहा है। अमाउंट की वैल्यू 1 कहां से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अमाउंट की वैल्यू 1 आया कहां से, इट इज डिक्रीजिंग, पहले लिखिए इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक है, घट रहा है तो घट रहा है, तो घट रहा है तो घट तो रहा है, लेकिन कहां तक घट रहा है हमको कैसे पता चलेगा। तो आप इसका लिमिट ले लीजिए, जैसे लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1/n ये है, आप ऊपर से n कॉमन ले लीजिए और नीचे से आप देखिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ से 1/n मिलेगा, यहाँ से n कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा लिमिट मिलेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से 1 प्लस 1/n मिलेगा, यहाँ से अगर वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस 1/इंफिनिटी डालेंगे, 1 प्लस 1/इंफिनिटी का मतलब क्या है 1 प्लस 0 होगा और 0 1 होगा, इसका मतलब ये बनाया है, ये घट तो रहा है लेकिन इंफिनिटी बोला, लिमिट इंफिनिटी की बात कर रहा है तो 1 ही वो है, 1 से इसके सारे लिमिट छोटे हो जाएंगे। भाई घट तो रहा है लेकिन कहां तक घट रहा है हमको कौन बताएगा, उसका लिमिट ही बताएगा। घट भाई डिक्रीजिंग है ना, आपको देखिए पहले 2 था, फिर 3/2 था, फिर 4/3 था, घट ही रहा है ना, लेकिन कहां तक घट रहा है ये पता करिए। तो उसका लिमिट जब निकालेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि उससे छोटा वो नहीं हो सकता, लिमिट से छोटा नहीं हो पाएगा। तो ये 1 आया, समझ रहे हैं, तो यही हम बोल रहे हैं कि ये इट इज डिक्रीजिंग, इट इज बाउंडेड बाय बिलो, इट इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। आप ये कह सकते हैं लेट m1 = 1 और लिखेंगे फॉर ऑल n, जो xn होगा वो होगा आपका ग्रेटर और इक्वल टू m1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज बाउंडेड बाय बिलो, इट इज बाउंडेड सीक्वेंस, इट इज बाउंडेड बिलो से बाउंडेड, ठीक है, इट इज बाउंडेड बिलो बाय 1 से क्या हो रहा है, ये बाउंड हो रहा है बिलो बाय 1, और 2 तो पहले से ही था, 2 से क्या था m2 2 से सारे छोटे ही हैं,
2 से क्या है छोटे हैं, ठीक है, 2 से क्या है छोटे हैं, है ना छोटे, 2 से क्या है छोटे हैं। हम ये भी कर सकते हैं, फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके सारे जो वैल्यू है 1 से तो बड़े हैं, ठीक है, 1 से तो बड़े हैं लेकिन 2 से छोटे ही हैं। दिस इंप्लाइज दैट एक्शन इज बाउंडेड से, बाउंडेड बिलो के साथ साथ बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से बाउंड है, ठीक है, 2 से छोटा है और 1 के बीच में है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड बिलो में शो कराना तो ठीक है, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड भी है। क्लियर है, बोलो जी। चलो एक लास्ट है, एक लास्ट क्वेश्चन, बस इसको छोड़ दे रहे हैं। ये भी देखो क्या है, इसको मैं शो कराना कि बाउंडेड है, ठीक है, इसकी भी रन कराओ, इसको भी रन करा के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप रन कराओ देखो, तो आपको मिलेगा n अपॉन n प्लस 1 है, आप रन करा के देखो, 1 डालोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 डालोगे, फिर क्या डालोगे 1 अपॉन मतलब 2 अपॉन 2 प्लस 1 डालोगे, फिर 3 अपॉन 3 प्लस 1 डालोगे, 4 अपॉन 4 प्लस 1 डालोगे कि नहीं, फिर डाटा ऐसे ऐसे करोगे। अब इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/2, फिर 2/3 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, 4 क्या लिख सकते हैं, 5 ऐसे से लिख सकते हैं। अब बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप खुद डिसाइड करिए बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं डिसाइड कर पाते, देख के एलिमेंट को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम देखकर बिल्कुल एलिमेंट को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये तकलीफ है आपकी, मैं जानता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जानते हैं क्या करते हैं, इसको देख के बता सकते हैं घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये निकालते हैं एक्सन प्लस 1 माइनस का एक्सन निकालते हैं। एक काम करो, ये निकालो आप, अगर ये इंक्रीजिंग हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ये निकालो ना, इससे नहीं पता चल पाएगा भाई 1/2 के बाद 2/3 या 3/4 पता थोड़ा चला कि कौन घट रहा है कि बढ़ रहा है, अंदाजा नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सन प्लस 1 माइनस का एक्सन निकालते हैं, एक बार निकाल के देखिए ना, एक्सन प्लस 1 मतलब n की जगह पे n+1 डालना है, तो यहाँ से देखेंगे n+1 डालेंगे, यहाँ से n+1 और +1 डालेंगे, अब माइनस का एक्शन करेंगे तो n अपॉन n+1 करेंगे। ये कैसे किया गया, एक्शन प्लस 1, n की जगह पे n+1 डाला गया, ठीक है, यहाँ देखिए n+1, यहाँ से क्या मिलेगा n+2, यहाँ से क्या मिलेगा n अपॉन क्या मिलेगा n+1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा n+2 मिलेगा, और क्या मिलेगा n+1 मिलेगा, ठीक है, n+1 मिलेगा। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्या n+1 है, और यहाँ मिलेगा n+1 का होल स्क्वायर मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा n, और यहाँ से क्या मिलेगा n+2 मिलेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, n² मिलेगा और प्लस का 1 प्लस का 2n मिलेगा, माइनस मिलेगा n² प्लस का 2n मिलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे n+2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा n+1 मिलेगा, और यहाँ से देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो n² प्लस का 1 प्लस का 2n माइनस का n² माइनस का 2n बटे क्या मिलेगा n+1, और यहाँ से क्या मिलेगा n+2 मिलेगा। ये देखिए n² ये से कट जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा 1 अपॉन n+1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा n+2 मिलेगा। और आपको पता है n की वैल्यू 1 2 3 4 ही होती है, तो ये कभी निगेटिव होगा नहीं, निगेटिव होगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि xn, इसका मतलब क्या हुआ कि xn प्लस 1 xn+1 माइनस का xn जो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से लिखेंगे xn+1 ग्रेटर आर इक्वल टू xn होगा फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या है, हर टर्म देखिए xn+1 ग्रेटर आर इक्वल टू xn का मतलब क्या हुआ कि ये जो xn+1 जस्ट इसके अगला वाला है, मतलब n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ x1 यहाँ x2 डालेंगे, तो x1 जो है x2 से छोटा है, n बराबर 2 डालेंगे तो 2 और 3 होगा, x2 जो है x3 से छोटा है, तो हर टर्म जो है अगले वाले टर्म से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब छोटा हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट इट इज इंक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, ये तो क्लियर हो गया ना, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है ना, बढ़ रहा है ना सारे टर्म। अब बढ़ रहा है तो कहां तक बढ़ रहा है ये पता करना, तो उसका लिमिट ले लो, बढ़ रहा है तो कहां तक बढ़, तो लिमिट ले लो, तो लिमिट ले लो n टेंड्स इंफिनिटी, क्या था n अपॉन क्या था n+1 ही था ना, यही था ना ऊपर से। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यही चीज हम तुमको सिखाना चाहते हैं, नीचे से n कॉमन ले लो, यहाँ 1/n मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये से कट जाएगा कि नहीं मिलेगा, और लिमिट n टेंड्स इंफिनिटी मिलेगा कि नहीं, 1/1 + 1/n मिलेगा कि नहीं, वैल्यू रखो 1/1 + 1/, क्या
आप इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ से 1/1 प्लस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करो तो 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं 1। इसका मतलब बढ़ तो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कहां तक बढ़ के जाएगा, 1 तक बढ़ के जाएगा। ठीक है, 1 तक बढ़ के जाएगा। तो हम यहां से ये कहना चाहते हैं कि इस सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू तो 1/2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि m1 की वैल्यू हम क्या ले लिए, 1/2, और m2 की वैल्यू क्या ले लिए, हम 1 ले लिए। तो हम ये लिखेंगे 1/2 और यहाँ से क्या लिखेंगे, xn लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे 1। दिस इंप्लाइज दैट xn इज बाउंडेड सीक्वेंस। कर पाओगे कि नहीं भाई, अरे बोलो भाई, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। क्या क्लियर है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे भाग गए हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। अब बताओ, ऐसे शुरू में तुम लोग भागते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अरे भाई तुम लोग अभी इंटर पास करके आए हो, अब तुम्हारी असली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। पूरी मैथमेटिक्स को ढंग का समझो, ठीक है, ऐसे मत भागा करो। ठीक है, चलिए, और ये लास्ट में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो कोर्स रन किया जा रहा है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, चूंकि आपका तो फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन इसी के पैरेलल में थर्ड सेमेस्टर भी रन कर रहा है। ठीक है, वहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये तीनों बैच रन हो रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, पहले तो मुझे ये बताओ, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पहले मुझे ये बताएं, क्या जितनी भी चीजें मैंने समझाया है उनको ये सब चीजें समझ में आया है, मुझे बताइए आप, ये टॉपिक समझ में आया है, जो भी मैंने आज पढ़ाया उनको समझ में आया, मुझे जल्दी से बताइए। बिल्कुल, हैकर बोल रहे हैं यस सर, और हिमांशु सोनी बोल रहे हैं यस सर, बढ़िया। जी जी बिल्कुल, और भी जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे जल्दी से बताएं कि क्या उनको समझ में आया है, तो उनको आगे का चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको करना है क्या है, ठीक है, आपको ये करना है कि 1250 रुपए का जो पेमेंट है, ये वन टाइम पेमेंट है। क्या है, वन टाइम पेमेंट है। एक बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये 1250 रुपए में केवल मैथमेटिक्स मिलेगा क्या, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा। आपको जिस ग्रुप में है, अगर आप साइंस ग्रुप में है, साइंस मतलब मैथ्स ग्रुप में है, तो मैथ्स में जो जो सब्जेक्ट आता है, जैसे मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और स्टैट्स आता है, ये चारों आते हैं, तो आपको ये चारों मिल जाएगा, एक बार पेमेंट करेंगे, ज्यादा मतलब एक बार 1250 रुपए का एक बार का पेमेंट है, समझ रहे हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, एक बार आप पेमेंट करिए, और ये इतना कम पेमेंट है कि अगर आप कहीं भी बाहर ऑफलाइन कोचिंग भी करेंगे ना, मंथली मैं आपको बता रहा हूँ 2500 रुपए देंगे, एक महीने का देंगे। और यहाँ एक महीने का नहीं है, ये पूरे कोर्स का है। और आपको किस टाइप का यहाँ पे मटेरियल मिलेगा आप देख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होगा, जैसे हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइव डाउट क्लासेस अभी जिस तरह से ये है, लाइव डाउट सेशन भी चलेगा आपके पास, क्लास और हैंड रिटन जो भी मैं पढ़ाया हूँ ना, ये सारा आपको एकदम इसी तरह डिक्टो आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगभग 3 से 4 साल के जो पेपर हैं पहले के, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आप एमजीकेवीपी या फिर एमजीकेवीपी से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके 3 से 4 साल के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और उस टाइप का प्रिपरेशन भी आपको कराया जाएगा। अगर आप डीडीयू से पढ़ रहे हैं, ये जौनपुर टीडी कॉलेज से पढ़ रहे हैं या फिर लखनऊ से पढ़ रहे हैं, वहां के भी आपके पेपर आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको मिलेगा। वन मेंटरशिप, मतलब वन शॉट में भी जो भी यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, उसको हम एक शॉट में, उस पूरे यूनिट का जो निचोड़ होता है वो भी हम आपको एक शॉट में कराएंगे, जैसे कि पूरा यूनिट आपका एक लेक्चर में तैयार हो जाए, ऐसा भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या और किस तरह की चीजें मिलने जा रही हैं। और ये जो मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, ये 3 मंथ में मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा। सोचिए, 3 मंथ में मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा। अभी अगस्त चल रहा, आज से 3 महीने काउंटिंग करिएगा, उस समय बाद ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और आपको ए टू जेड समझ में आएगा। समझ रहे हैं। और ये आपके ऐप पर 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक, मतलब हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो 1 साल तक पड़ा रहेगा। उस ड्यूरेशन में आप जितना चाहेंगे उतना आप देख सकते हैं, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आप देख सकते हैं। सोचिए कितना बढ़िया चीज आपको मिलने वाला है, कितना बढ़िया चीज मिलने वाला है, समझ रहे हैं। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, डीएनएस एजुकेशन प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें। इसका सिंबल देख सकते हैं, इसका सिंबल मैंने मेरे लोगो पे दिख रहा है, ये वाला सिंबल आपको मिलेगा, दिख रहा होगा, इस टाइप का सिंबल आपके सामने रहेगा। ये इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अगर कोई भी और भी डाउट होती है तो आपको इस नंबर पे कॉल करिए। नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। इतनी फैसिलिटी आपको मिलेगी, समझ में आया जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया।
हाँ, आप बात कर लीजिए, हिमांशु सोनी आप बात कर लीजिएगा, जो भी हैं इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है? किसी और को डाउट है, जो भी मैंने आज पढ़ाया है, आपको सब कुछ समझ में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँ ये केवल लुभावना नहीं है। पहले ही मैं बता रहा हूँ लुभावना नहीं है, ये मैं क्योंकि अब पहली बार थोड़ा ना है, इसके पहले भी कई सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, आप उनसे अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, आप जहाँ भी एडमिशन लिए होंगे ना, डेफिनिटली मानिए वहाँ के सीनियर डीएनएस से जुड़े हुए हैं। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि डीएनएस कैसा प्लेटफॉर्म है, पूछ लीजिएगा, उसके बाद सैटिस्फाई तभी जाके एडमिशन लीजिएगा और उसके मार्क्स कैसे आए हैं वो भी पूछ लीजिएगा, आपका कितना सीजीपी बना हुआ है और उसमें डीएनएस का कितना रोल रहा है, ये सब पूछ लीजिएगा। उसके बाद लीजिएगा, आप ट्रस्ट करिएगा, सारे यूनिट ये अगर आपको समझ में आया ना, ए टू जेड जितने भी यूनिट है मैं इससे भी सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, समझ रहे हैं, आपकी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, अगली बार आप खुद आइएगा।